नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। देश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड के 6000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो 6 महीने में सबसे अधिक है। इससे पहले गुरुवार को कोविड के 5335 केस आए थे। इन हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मांडविया ने सभी राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। इस बैठक में तय हुआ है कि 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल होगी। इसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का दौरा करेंगे। कुल मिलाकर हालात थोड़े से चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन कोरोना को से हमें डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है, जिससे आप और हम मिलकर इस कोविड को फिर से हरा सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में क्या हुआ। कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती दर से केंद्र सरकार अलर्ट पर है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई। कोविड-19 पर तैयारियों को परखने के लिए देश भर में 10-11 अप्रैल को मॉक ड्रिल पहले से ही निर्धारित है। 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे और इसी के साथ साथ हम 9 तारीख को अपने जितने भी डीसी हैं, सिविल सर्जन हैं, स्वास्थ्य के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, सबके साथ हम बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और राज्य में किस तरीके से हमारी तैयारियां हैं उस सब की समीक्षा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में साल 2023 में कोविड-19 से मौत का पहला मामला सामने आया है। लखनऊ की रहने वाली महिला 2 अप्रैल को पॉजिटिव पाई गई थी। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 192 नए मामले सामने आए हैं और कुल सक्रिय मामले 700 के पार पहुंच गए थे। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में एहतियात बढ़ा दिए गए हैं। हर चीज निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। 2-3 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं। एक मरीज की लखनऊ में डेथ की सूचना मिली है, उसके वेरिएंट की जांच कराई जा रही है। बेड आरक्षित है, अस्पतालों में दवाइयां पर्याप्त हैं और सभी का इलाज किया जा रहा है। जांच का दायरा बढ़ाया गया है। बीते 6 दिनों में ही संक्रमण की दर में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 1 अप्रैल को जहां देश में कुल 2994 संक्रमित मामले सामने आए थे, तो वहीं बीते 24 घंटे में 6050 नए मामले देश भर में दर्ज किए गए हैं। रोजाना की संक्रमण दर 3.39% हो चुकी है, जबकि कुल एक्टिव केस 28,303 दर्ज किए गए हैं। सिक्किम ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं पुडुचेरी के जिला कलेक्टर ने भी मास्क को अनिवार्य कर दिया है। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में फ्लू ओपीडी शुरू कर दी गई है। हमने पूरे स्टाफ को जो मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ हमने फ्लू ओपीडी स्टार्ट की है। तो क्योंकि फ्लू ओपीडी में हमारे इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कोविड के सारे पेशेंट्स वहीं पे देखे जा रहे हैं। जो भी पेशेंट्स हमारे फ्लू ओपीडी में आते हैं उन सबके टेस्टिंग की जा रही है, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट्स कोविड के हैं या नहीं हैं। जो पेशेंट आ भी रहे हैं बड़े माइल्ड से केसेस हैं, क्योंकि ये बड़ा माइल्ड सा वेरिएंट है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 803 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि सिर्फ मुंबई से ही कोविड-19 के 216 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में पिछले 7 दिनों में 11 मौतें हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 59 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। सबसे प्रभावित जिला राजनांदगांव सामने आया है, जहां संक्रमण की दर 6% हो चुकी है। कोविड-19 की तेजी से फैलती स्थिति को देखते हुए लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, मास्क पहने, भीड़ भाड़ से बचें और संक्रमण के लक्षण होने पर आइसोलेट कर सही इलाज लें। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकार ने कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है और 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में इसे लेकर मॉक ड्रिल भी होगी। लेकिन क्या है हमारी और आपकी जिम्मेदारी, हमें इस पर भी बात करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कोविड को हराने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतना चाहिए, और यही सब आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनील कुमार रैना, जो एडवाइजर हैं वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के और कोविड एक्शन ग्रुप के हेड हैं वो, और साथ ही हेड हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के, और साथ ही जुड़ चुकी हैं हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का दूरदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है।
डॉक्टर सुनीला गर्ग, मेरा पहला सवाल आपसे है। 10 और 11 अप्रैल को सरकार ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया है, पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। तो ये मॉक ड्रिल किस तरह की होगी और इसको करने के क्या लाभ होते हैं? देखिए, कोई भी प्रोग्राम को नीति देने के लिए बहुत जरूरी है मॉक ड्रिल करना। ये हमारे सिस्टम की प्रिपेयरनेस को दर्शाता है, क्योंकि अभी पिछले 3 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं और ये मान के चलना है कि कोविड के केसेस लगातार हमारे कम जरूर हुए परंतु फिर से आने शुरू हो गए। ये हमें देखना है कि हमारे सिस्टम्स की कितनी प्रिपेयरनेस है, हमारे कितने बेड स्ट्रेंथ तैयार है, हमारे पास में सप्लाईज कितनी है, कितने हमारे बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं मैन पावर कितनी ट्रेंड है। मॉक ड्रिल्स में बेसिकली देखना है कि अल्टीमेटली हमारी पूरी सिस्टम की कितनी प्रिपेयर्डनेस है। तो और प्लस इसके साथ साथ जो हमारी लीडरशिप है उन पर्टिकुलर फैसिलिटीज में किस किस्म की है, तो ये हमारे पास में इमरजेंसी केसेस को डील करने की क्षमता है कि नहीं है। तो हालांकि हम सब प्रिपेयर्ड हैं पहले से, परंतु हमेशा टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल करने से हमारे सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस ये दर्शाती है कि हमारे पेंडेमिक्स के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। डॉक्टर रैना, अभी जो आज बैठक हुई है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है, उसमें तय किया गया कि अभी मास्क अनिवार्य नहीं किया गया है, मास्क की अभी अनिवार्य करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में दर्शकों के लिए आप बताइए कि आप उन्हें क्या सलाह देंगे, मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? देखिए, इस बात को समझिए, अनिवार्य करने का मतलब होता है मास्क मैंडेट। सरकार चाहे इसको मास्क मैंडेट नहीं करे, अनिवार्य नहीं करे, लेकिन दर्शकों की, लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि जब भी वो किसी जगह पे जाए जिसको हम क्लोज स्पेस बोलते हैं, जहां क्राउडेड लोग होते हैं, जहां ज्यादातर लोग या बंद कमरे होते हैं, उनमें तो मास्क अवश्य पहने। क्योंकि हमारी 3 साल की एक ही लर्निंग है इस कोविड पैंडेमिक, और वो लर्निंग है कि अगर हम एक इफेक्टिव टूल देखें जो इस डिजीज से बचाता है, प्रिवेंट करता है, तो वह है मास्क। तो मास्क को छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार ने अगर इसको अनिवार्य नहीं किया है। हमको अपने लेवल पे जब भी हम बाहर जाएं, हमारे घर से लोग बाहर जाएं, उनको निर्देशित करें कि आप मास्क पहन के जाएं और प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। डॉक्टर रैना, हमने जैसा कि देखा था कि हमारे एक दौर में आदत पड़ गई थी, कोविड के जो पिछले दौर निकले उसमें, कि हम लोग लगातार सैनिटाइज करते थे, एक अच्छी आदत थी, लेकिन अभी आदत धीरे धीरे छूटती जा रही है। तो क्या बार बार हाथों को सैनिटाइज करना भी एक सुरक्षा का एक अहम कारण हो सकता है? देखिए, ह्यूमन बिहेवियर की एक टेंडेंसी होती है, उसमें फटीग सेट इन हो जाती है। वो काम जो आप रूटीनली नहीं करते हैं और आपको वो करने के लिए बोला जाए तो उसमें जल्दी से जल्दी फटीग आती है। अगर मुझे एम्फेसिस बोला जाए कि वो काम करें जिसका कॉस्ट कम हो, जो लोग जिसपे लोग ध्यान ज्यादा दे, तो मैं ये कहूंगा कि उनको रेस्पिरेटरी हाइजीन या मास्क इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सैनिटाइज करने के। 1-2 बार अगर वो हाथ धोते हैं या उनको लगता है कि वो किसी संक्रमित आदमी के कांटेक्ट में आए, किसी इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आए, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, क्लोज स्पेसेस में काम करते हैं, तो वो सैनिटाइज बेशक कर ले। लेकिन बाकी सब लोग जो बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, तो उनको प्रेफर करना चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी का मास्क पहन के ही घर से निकलें। और लोगों को आपस में उचित दूरी का भी पालन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने वही बोला, अगर अभी भी आज की डेट में देखें, सबसे इफेक्टिव टूल प्रिवेंट करने का है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसमें उचित दूरी है, हाथ सैनिटाइज करें, मास्क पहने, और सब जो जरूरी काम नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए जरूरी काम नहीं है, मैं तफरी के लिए निकला, उसको कम कर दें। डॉक्टर सुनीला गर्ग, बार बार जो बात हो रही है, जो चर्चा में सबसे ज्यादा जिस वेरिएंट की बात हो रही है, वो XBB 1.16 वेरिएंट है। ये पिछले वेरिएंट से कितना अलग है और ये क्या बहुत तेजी से फैलता है? देखिए, बेसिकली ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। आज अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन, और ये ओमिक्रॉन का ही रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, और अभी हम देखें तो करीबन 340 के करीब हमारी जो लीनेजेस है वो सर्कुलेशन में है। और रिकॉम्बिनेंट का मतलब है ये 2 प्रकार के सिमिलर वायरस की लीनेजेस हैं जो कि इकट्ठे मिलके जिनका जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल गया है, तो इसीलिए हम इसको रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। बट फॉर्चुनेटली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक नहीं साबित हो रहा है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हम सब लोग डबली वैक्सीनेटेड भी हैं, और साथ ही साथ हम लोग नेचुरली इन्फेक्टेड भी है, क्योंकि जब हमारे ओमिक्रॉन वेव आई थी वो हमारे लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं था, वेरिएंट ऑफ सपोर्ट था। हम सब लोग इन्फेक्ट हुए, परंतु हमारे इन्फेक्शंस बहुत माइल्ड इन नेचर थे, तो बेसिकली हम सब लोग बच गए एक प्रकार से, मैं ये कहूंगी। तो प्राइमरीली ये अभी जो सर्कुलेशन में ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है, और अभी भी ये मान के चलना चाहिए हमें कि हम सब लोगों को, जैसे कि डॉक्टर रैना ने बोला कि हालांकि वेरिएंट हमारा माइल्ड है, सब लोगों को काफी मात्रा में इन्फेक्ट कर रहा है,
परंतु हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क का इंपॉर्टेंट रोल है, नमस्ते का एक इंपॉर्टेंट रोल है, 2 गज की दूरी का इंपॉर्टेंट रोल है, कफ एटिकेट्स का, जो हम कहते हैं कफ एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब आपको छींक आती है तो आप कम से कम ऐसे ना करें कि मुंह एकदम सबके सामने करके छींक दिया, आप बाजू में कोनी को मुंह के आगे रखें और इस तरह से उसका छींक करें। और साथ ही साथ पर्टिकुलरली मैं कहूंगी बुजुर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि एटलीस्ट उन लोगों का वैक्सीनेशन और उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लिया है कि नहीं लिया, बहुत जरूरी है। और घर में अगर कोई फ्लू का केस है, क्योंकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि कोविड-19 के नहीं बल्कि फ्लू के केसेस भी आ रहे हैं, जिसमें कि H1N1 H3 N2 के भी केसेस हैं और कई जगह फ्लू क्लिनिक्स भी सेपरेटली शुरू हो गई है। तो मास्क मैंडेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें जो जितने भी लोग कोमॉर्बिड्स हैं, यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीजेस वगैरह के, क्योंकि एनसीडीज भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे देश में काफी मात्रा में अब आ रहे हैं करके, तो हमें बेसिकली इन केसेस को काफी बचा के रखना है और हमारे बुजुर्गों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। और जहां पे प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगा वो लोग आके अपनी प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगाएं, क्योंकि और ये जरूरत है इस टाइम पे कि हम लोग इस चीज का भी जायजा लें कि वाकई में हमारी वैक्सीन के लिए हमें वापस में देखना पड़ेगा कि क्या इफेक्टिविटी है या हमें लेटेस्ट स्ट्रेन्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। परंतु आम लोगों के लिए जानकारी ये है कि वो सतर्कता बरतें, हम विजिलेंट रहें और गवर्नमेंट का रोल है टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग के लिए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए कौन से वेरिएंट सर्कुलेशन में है। सो ये चीजें कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर रैना, अभी बात हुई वैक्सीन की, तो क्या अभी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, क्या इस वक्त वो वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या वो उससे उनके बचाव हो पाएगा? और ये वैक्सीन जो लगाई गई थी वो अभी भी इतनी असरकारी है इस वेरिएंट के लिए भी? देखिए, एक चीज समझिए, हम बोलते हैं कि आज की डेट में आपके पास सबसे डोमिनेंट वेरिएंट कौन है। तो जैसे आपने बोला XBB.1.16 सबसे डोमिनेंट वेरिएंट है। इसका मतलब है इसके अलावा भी वेरिएंट्स घूम रहे होते हैं। तो जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, अगर वो 100% इफेक्टिव नहीं है इस वेरिएंट के अगेंस्ट, लेकिन वो बाकी वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, सो हमको एटलीस्ट ये प्रोटेक्शन देता है कि हम बाकी वेरिएंट से इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना प्रिकॉशनरी डोज यूज करें, उसको लगा लें। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे मैडम गर्ग ने बोला, एक्सटेंड करना चाहूंगा कि हमको आज की डेट में अपनी वैक्सीन को लेकर अपडेट करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमको कौन सी वैक्सीन यूज होनी चाहिए। इनफैक्ट जितना मेरी जानकारी है उसमें जो हमारी वैक्सीन डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया चलती है उसमें इस चीज को लेकर काम हो रहा है कि हमको क्या वैक्सीन में अपडेट करना चाहिए और कितना करना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन तब तक जब तक अपडेटेड वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमको वो वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है उनको यूज कर लेना चाहिए और लगा लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसमें फॉल हुआ है, कम होने लगा है। रिपोर्ट्स को देखे तो प्रिकॉशनरी डोज की यूसेज बड़ी कम हुई है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि जिसने नहीं लिया है उसको अपनी प्रिकॉशनरी डोज ले लेनी चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे बूस्टर डोज की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की और किस तरह की एहतियात आम जनता को बरतना चाहिए। इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। डॉक्टर रैना, हम बात कर रहे थे कोविड वैक्सीन की कि किस तरह से वो लगाना इस वक्त भी जरूरी है। एक चर्चा बार बार होती है कि बूस्टर डोज की, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर जो कुछ आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि अगर 100 लोगों ने डबल डोज ले रखे हैं वैक्सीन के, लेकिन उनमें से सिर्फ 25 लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवा रखा है। तो बूस्टर डोज लगाना कितना फायदेमंद रहेगा, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे मैंने पहले कहा, जिसको आप बूस्टर डोज कहें या प्रिकॉशनरी डोज कहें, उसका हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है।
जो जो टाइम बीतता गया, जैसे आप देखेंगे लास्ट डोज जो लास्ट डोज वैक्सीन की मिली थी, जिसको 6, 8 या 10 महीने पहले मिली थी, या जिसको इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन को हुए 6, 8 या 10 महीने हुए हैं, तो उन दोनों लोगों में, इन दोनों सूरतों में क्या होता है कि इम्यूनिटी वेन ऑफ होती है, कम होती है। इस इन्फेक्शन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इन्फेक्शन या इसका वैक्सीन आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देता। वो वैक्सीन जो इम्यूनिटी है वो वेन ऑफ होते जाएगी जो टाइम पास होते जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को रिन्यू करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। उसको स्ट्रेंथ करने का एक ही तरीका है, वो जो बेस्ट तरीका है वो आप बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। तो अगर आपको टाइम हुआ है, आपके 9 महीने से ज्यादा टाइम हुआ है, तो आपके लिए आइडियल है आप एक एक्स्ट्रा डोज लगाएं, जिसको आप प्रिकॉशनरी डोज कह सकते हैं। वो आपको फायदा देगा, इसलिए फायदा देगा क्योंकि आपको अभी भी एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि आपको किस टाइप का वेरिएंट इन्फेक्ट करेगा। जैसे पहले भी बात की हमने, आज की डेट में अगर हमारे पास XBB.1.16 डोमिनेंट वेरिएंट है, तो इसके अलावा बाकी वेरिएंट्स भी हैं। जैसे अभी लेटेस्ट डेटा देखा है तो 53-54% लोग इन्फेक्शन इस वेरिएंट की वजह से है, लेकिन बाकी वेरिएंट्स की वजह से बाकी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है प्रिवेंट करने के लिए। तो सबको जिन्होंने नहीं लगाया उनको अपनी प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज लगा लेनी चाहिए। बिल्कुल लगा लें। डॉक्टर सुनीला गर्ग, अगर हम बुनियादी एक सवाल पर आए तो किस तरह के लक्षण होने पर लोगों को कोविड की जांच करवाना चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके माध्यम से कि आप सभी लोगों को अपील करें, सभी सरकारी अस्पतालों को, कि वहां पे हम प्रिकॉशनरी डोज की बात करें कि वो उपलब्ध भी है कि नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में आप फोन करके देखो तो काफी सारे ऐसे अस्पताल हैं, आप सीएमओ से बात करेंगे, कोविड-19 की प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज वो अवेलेबल नहीं है, तो वो सेम ही डोजेस थे। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। दूसरी चीज जो आपने अभी जो सवाल पूछा था वो आप रिपीट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से हम बता पाएंगे। मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं कि किस तरह के लक्षण होने पर व्यक्ति को कोविड की जांच करवाना चाहिए? जी, उसमें बेसिकली है कि फीवर, सोर थ्रोट, कफ, बॉडी एक, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, परंतु कई बार एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि अब्डोमिनल पेन, लूज मोशंस एंड ऑल दैट, क्योंकि आजकल फ्लू का सीजन भी चल रहा है। तो बेसिकली जो कोविड के सिम्टम्स हैं बेसिकली वो सोर थ्रोट वगैरह के टाइप के होते हैं, यानी कि गले में खराश आना, बॉडी एक होना, या आपको थोड़ा सा लिथार्जिक लगना। तो एक माइल्ड केसेस है, परंतु कई बार हम सीरियस लक्षण भी देखते हैं जो कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन वगैरह है उनमें। एंड अगर बहुत ज्यादा सीरियस है तो इट कैन बी निमोनिया ऑल्सो। परंतु मैं जब आम आदमी के लिए मैसेज है कि उसको कोई भी एटिपिकल सिम्टम लगता है आज की तारीख में, उसको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, बॉडी एक है, और या फिर उनको जनरलाइज्ड कुछ ऐसे लग रहा है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी भी हम साथ में वो केसेस भी देख रहे हैं कि जिनको पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तो उनको भी आके अपनी जांच करानी चाहिए। पोस्ट कोविड सिम्टम मतलब उनको कोविड हो चुका है परंतु ये लंबा कोविड चले जा रहा है, बॉडी एक वगैरह। तो हमें दोनों केसेस में इस केसेस को सीरियसली लेना है और अपने आप की जांच करानी चाहिए, और खुद के डॉक्टर ना बने। ये मैं कहना चाहूंगी कि खुद जाके फार्मेसी शॉप से आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें, आप जरूर सलाह लें, डॉक्टरी सलाह, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है नहीं। और जब सीरियस केसेस होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, वहां डॉक्टर साहब अपने आप देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेंगे। और सुनीला गर्ग, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस बार कोविड है और जो फ्लू है उन दोनों के सिम्टम्स काफी एक जैसे हैं, तो ऐसे में अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स लगते हैं तो मरीज को जो है वो कोविड की जांच करवा ही लेना चाहिए? जी, वो अस्पताल अपने आप एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। अगर आप अपना किट लेके तो उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम टेस्ट जरूर कर लेते हैं परंतु रिपोर्ट नहीं करते। अस्पताल में जब हम लोग पीसीआर टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है करके। तो ये दोनों स्थिति में जरूरत है कि अगर हमें स्थिति का जायजा लेना है तो हमें सरकार को जरूर अपने आंकड़े बताने होंगे कि हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, ये चीज मान के चलनी है। और दूसरा जो है, अस्पताल फ्लू की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, बट फ्लू की टेस्टिंग इज लिटिल एक्सपेंसिव, ये महंगी है करके, जैसे H3N2 या H1N1 जो है, परंतु फ्लू के सिम्टम्स आपके 2 से 3 हफ्ते तक चलते हैं। और कोविड में जो है आपके लक्षण जो है 8 से 10 दिन मैक्सिमम
तक जो है बेसिकली चलेंगे। अक्सर 5 से 7 दिन में इसका कोविड का बेसिकली मैं कहूंगी कि सिम्टम्स लक्षण दूर हो जाते हैं, तभी हम कहते हैं कि आप अपने ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए हफ्ते भर के बाद में। परंतु फ्लू में ऐसा नहीं है। तो इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों स्थिति में आप डॉक्टरी सलाह से एक तो इलाज कराएं, दूसरा जैसे ही आपको कोई लक्षण लगता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना जाए। डॉक्टर रैना, जो अभी बात हो रही थी कि लोग जैसे ही देखते हैं कि इनको फ्लू हो रहा है, वो वायरल नॉर्मल इसको एक वायरल समझते हैं, जबकि बीमारी हो सकता है वो कोविड हो, और अपना इलाज खुद शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा गलती हमारी है, लोगों से ज्यादा हमारी गलती है। अगर आप हमारी लीडरशिप को देखेंगे, पिछले 3 साल में हमारी लीडरशिप ने हमेशा बोला था कि आप इसको माइल्ड मत मानिए, इससे अपने आप को बचाव में रखिए। लेकिन हम जैसे एक्सपर्ट्स की गलती क्या हुई, हमने लोगों को एक कन्वे मैसेज कर दिया कि ये माइल्ड है, इससे ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं होगी। जब आप लोगों को ये इंप्रेशन देते हैं कि ये माइल्ड है, तो लोग थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं होगा। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, कोई भी बीमारी कभी भी माइल्ड नहीं होती है। जब भी कोई बीमारी हुई, आप ऐसा सोच लिए, अगर हेडेक भी होता है तब भी आप उसको सीरियस लेते हैं। हेडेक तो छोटी सी बीमारी है, तो कोविड उससे ज्यादा सीरियस बीमारी इसलिए है क्योंकि 100 में से 10% लोगों को कभी ना कभी लॉन्ग कोविड होगा, और ये लॉन्ग कोविड बहुत सीरियस होता है। और ये 10% कौन होंगे हमको नहीं पता है, चाहे वो माइल्ड डिजीज से सफर लॉन्ग कोविड क्या होता है, उसको विस्तार से समझाएंगे आप? बिल्कुल। जनरली हम क्या होते हैं, जो ये इन्फेक्शन है, जो कोविड का इन्फेक्शन है, इसको लोग इनिशियली ये सोच रहे थे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का हुआ जैसे जुकाम होता है, कुछ दिन रहेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या देखा गया कि जब ये एक्यूट फेज से खत्म हो जाता है, मतलब इसका एक्यूट फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद भी कुछ लोगों में सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, उसमें रह जाते हैं, और डाइवर्स सिम्टम रहते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके के सिम्टम रहते हैं, और वो बहुत देर तक रहते हैं। जैसे लोगों में देखा गया है कि उनको ब्रेन फॉग होता है, उनकी याददाश्त पर फर्क पड़ जाता है। लोगों में देखा गया है कि उनको हार्ट अटैक्स होने लगते हैं, मतलब दिल की बीमारी होने लगती है। लोगों को देखा गया है कि उनको स्ट्रोक होने लगता है, वो एक कॉमन फाइंडिंग देखी गई। इनफैक्ट आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आज की डेट में मैलिग्नेंसीज को भी लिंक किया जाता है प्रीवियस इन्फेक्शन ऑफ कोविड के साथ। तो डाइवर्स फाइंडिंग्स आती है, जो कोविड जिसको हुआ है उसका एक्यूट फेज खत्म हो गया, लेकिन उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक के सिम्टम्स दिखने लगते हैं जो इस बीमारी के बाद होंगे। अब सरप्राइज होंगे कुछ लोग, जैसे उनके बाल गिरने लगते हैं, इतने बुरी तरह से बाल गिरते हैं, लोग परेशान होने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं जिनको हमको सीरियस लेना पड़ेगा, खासकर बच्चों में और खासकर उन लोगों में जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज है। पोस्ट कोविड सिम्टम्स कितने समय तक रह सकते हैं? ये पोस्ट कोविड सिम्टम हम जनरली बोलते हैं 3 महीने से शुरू हो सकते हैं। इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन के 3 महीने से शुरू हो सकते हैं, और ये सालों साल रह सकते हैं, 2 साल 3 साल तक भी रह सकते हैं। अभी आज की डेट में दिक्कत ये है, हमारे पास दुनिया में पोस्ट कोविड को लेकर बड़े कम एक्सपर्ट्स हैं। एग्जैक्ट इवैल्यूएशन करना कितनी देर रहेंगे बहुत मुश्किल होगा, बट ये है कि आपको बहुत देर तक के सिम्टम्स रह सकते हैं। डॉक्टर, अगर ये कहा जाता है कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है उन्हें कोविड का उतना असर नहीं हो सकता है, वो जल्दी रिकवरी हो जाती है, तो क्या हमारे दर्शकों को आप सलाह देंगे कि लोग अपने खान पान के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बेसिकली तो ये बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर गर्ग से मेरा सवाल था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली डाइट हमेशा बैलेंस डाइट लीजिए, और कभी भी ये नहीं कि अननेसेसरली हमने फास्ट फूड्स और इनको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज, अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के रेगुलरली मेडिटेशन वगैरह करते रहना चाहिए, और साथ में योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो आपने बैलेंस डाइट लेनी है और बेसिकली प्रॉपर खाना खाना है, तो ये बहुत जरूरी है। हरी सब्जियां हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी की मात्रा जो बराबर होनी चाहिए। और अब तो हम कहते हैं कि मिलेट्स का ईयर है, जिसमें कि ज्वार बाजरा वगैरह पे भी हम काफी जोर दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट का प्रयोग करें, और बेसिकली जैसे कि अगर लोग कोई अपने आप से कुछ इम्यून बूस्टर्स वगैरह लेते हैं, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है करके। परंतु डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस इलनेस में, जो कि हमें इसको स्ट्रेस करना चाहिए। डॉक्टर रैना, की कई बार ऐसे आयुर्वेद के अंदर इस तरह की गोलियां आती हैं, कुछ दवाइयां आती हैं कि जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, क्या आप उन्हें लेने की सलाह देंगे? देखिए, कोई भी आप दवा लेते हैं, चाहे वो आयुर्वेद की हो या एलोपैथ की, अगर वो प्रिस्क्राइब की गई है, मतलब एक ऐसा आदमी ने दी है जो जानकार है, जो इसका डॉक्टर है, तब तो ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप राह चलते किसी से भी लेते हैं, तो मैं तो सलाह दूंगा इसको नहीं लेना चाहिए।
सो आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे ले, जानकार से मिले, जो डॉक्टर है इनके उनसे मिले, और अगर वो देते हैं उसको ले लेना चाहिए। ये आयुर्वेद और एलोपैथ जिसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत अच्छी चीज नहीं है। दोनों सिस्टम्स के अपने फायदे हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड हो, अगर वो डॉक्टर के द्वारा लिखित हो या डॉक्टर ने बोला हो लेने के लिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। तो कोविड को हराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी और आपकी भी बनती हैं। अगर हम सजग रहें, जागरूक रहें, तो एक बार फिर हम कोविड को हरा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज।